साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का दोस्तों, वॉल्यूम 3 लेटेस्ट बुक जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो नई सिलेबस पे आधारित है, सेट प्रैक्टिस है। इसमें टोटल 20 सेट प्रैक्टिस है जो आज हम लोग की कौन सी क्रम की है तो आपको पता होगा। यदि डेली वाइज पे करते हैं, नहीं डेली वाइज पे कर रहे हैं दोस्तों, तो इसे ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। आज की जो सेट प्रैक्टिस है हम लोग की, यह टेस्ट सीरीज नंबर 16 क्रम की है। तो आइए हम लोग बनाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे आज जो होगी दोस्तों, फुल डिस्कशन के साथ। ये जो 15 नंबर सेट थी, हमने इसमें मैथ्स वगैरह नहीं कराया था, फुल डिस्कशन भी नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो आज जो होने वाली है फुल डिस्कशन के साथ हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। जैसे दोस्तों ये टोटल कंप्लीट होगी ना 20 तक, 20 के 20 सेट जो है हम आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों। अति महत्वपूर्ण रहेगी, एक वीडियो में आप लोग को 2000 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 16 को। आइए बना के देखते हैं। टेस्ट सीरीज फॉर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम सेट नंबर हम लोग 16 बनाने वाले हैं। पूरे कंप्लीट 100 का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं, है ना। तो आइए स्कोर अपना बताइएगा कमेंट सेक्शन में कितना रहा है। ऑल सब्जेक्ट का करने वाले हैं, आज कोई भी सब्जेक्ट नहीं स्किप होने वाली है। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, कह रहा है कि एक वस्तु जो नियत त्वरण से सरल रेखा पर विराम से गतिशील है, वस्तु के विस्थापन में चौथे सेकंड में तीसरे सेकंड की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि क्या होगी, ये हमें बतानी है। तो आपको पता है कि एक वस्तु का जो नियत त्वरण से सरल रेखा पर जो विराम से गतिशील है, वह वस्तु की विस्थापन में चौथी सेकंड में तीसरे सेकंड की तुलना में प्रतिशत वृद्धि जो है कितनी होगी, वह 40% होगी। वो कैसे होगी, तो ये हम लोग देखते हैं। जो nवें सेकंड हम सपोज करते हैं, nवें सेकंड में जो विस्थापन होगी वो क्या होगी, तो देखो s इक्वल जो होगी, s इक्वल क्या होगी, s जो है हम nth टर्म मान लेते हैं, है ना। तो u प्लस हाफ ऑफ जो a2 और 2n-1, ठीक है। और तीसरे सेकंड में जो होगी वो क्या होगी, तो वो होगी u इक्वल 0। विराम से हम लेते हैं, है ना। u कितना है, 0 है। तब क्या होगी, तो s3 इक्वल क्या हो जाएगी, इधर पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो s3 इक्वल हो जाएगी हमारी, s3 इक्वल u प्लस a/2, है ना। और 2 3 जा 6 हो जाएगी, 2 और 3 करेंगे तो -1। तो कितना हो जाएगा ये आपका 5a/2 आएगा। अब चौथे सेकंड में जो तय, ये तो तीसरे सेकंड के लिए 5a/2, ये याद रखें 5a/2, ये तीसरे सेकंड के लिए यहाँ पे लिख देते हैं। चौथे सेकंड के लिए अब S4 जो आप फाइंड करोगे तो ये कितना u प्लस AT हाफ ऑफ होता है, ये पता है। तो लिखो यहाँ पे 0 है हमारा u प्लस a/2, और ये कितना है 2 4 जा 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 कह रहा है सेकंड के लिए और 2 तो पहले से ऑलरेडी है। -1 करो, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, 7a/2 होगा। तो चौथी के लिए कितना आ गया, 7a/2। अब इसका परसेंटेज आप निकाल लोगे तो 7a/2, है ना, बाई 5a/2 रखोगे हम लोग, और डिवाइडेबल बाई 100 कर देंगे। तो रखिए 7a/2 मल्टीप्लाई बाई 2/5a होगा और इंटू 100 होगा ना। तो a से a कैंसिल काटो, 2 से 2 काटो, ये से काटो 20, 20 सत्ते कितनी हो जाएगी। तो अब देखोगे यहाँ पे 5a जो है हमारे पास, ये 2 से 2 कैंसिल हो गई, a से a कैंसिल हो गई, ये 5 से कटी 20 टाइम में 20 सत्ते 140। टोटल कितनी थी हमारी 100, 100 से इंक्रीज कितनी हुई, तो 40 वृद्धि हुई ना। तो आंसर क्या बना हमारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखो, कह रहा है कि चित्र में 5 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, यहाँ पे देखिए फिगर, और इसमें कितने जुड़े हुए प्रतिरोध, तो 5 जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब आपको बताना है x और y बिंदु के बीच जो है तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, आपको ये बताना है पहले। अच्छा एक बताइए, क्या आपको गति वाली तीनों समीकरण याद है या नहीं, तीनों याद होनी चाहिए दोस्तों, तभी बन पाएगी कोई भी क्वेश्चन हो, है ना। गति से रिलेटेड जो भी है ये तो आपको याद ही होनी चाहिए, आपने 12th 11th में पढ़ा ही होगा, यहाँ तक कि 9th में भी 10th में भी पढ़ा होगा, है ना। तो v इक्वल क्या होता है, u प्लस जी टी, और s इक्वल क्या होता है, तो यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2gh होता है ना। देखिए हम लोग ये क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग ये पहला क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला बताए थे, ये सेकंड क्वेश्चन जो है हमारी रेसिस्टेंस से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए क्या है इसमें, कह रहा है क्या, यहाँ पे जो दी हुई है हमारे पास 5 दिया हुआ है, प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो R इक्वल क्या लिखेंगे हम लोग, R इक्वल जो R2 है और प्लस R3 है बाई R2 और प्लस R3, यहाँ पे मल्टीपल बाई R1 से करेंगे, ठीक है ना। और इस दोनों को ऐड करके मल्टीपल बाई R1 करेंगे। यह जो है
व्हीटस्टोन सेतु है ना, इसलिए जो है 20 जो है प्रतिरोध से जो धारा नहीं बहेगी यहाँ पे। क्या किससे नहीं बहेगी? तो 20 प्रतिरोध से नहीं बहेगी। ऐसे एक्चुअली इसका आंसर ये 10 ओम होगा, है ना, बट ये कैसे होगी ये हमें दिखानी है यहाँ पे, है ना। आप देखो यहाँ पे जैसे हम प्रतिरोध जो है हमारी वास्तविक जो प्रतिरोध और नई जो बीमा है और नया प्रतिरोध जो बनेगा उसके बारे में, यदि आर हमारा क्या है वास्तविक प्रतिरोध है और वो उसका बीमा कितना है प्रारंभिक एन गुना होता है, तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा आर एन स्क्वायर होगी, है ना। यदि हमारा वास्तविक प्रतिरोध आर है और नया जो बीमा है वो नए क्षेत्रफल के प्रारंभिक क्षेत्रफल से एन गुना हो जाएगा, तब क्या होगा वो हो जाएगा आर बाई एन का होल स्क्वायर होगा, आर बाई एन का होल स्क्वायर होगा ना। तो वैसे हमें ये सॉल्व करनी है, इसके जो तुल्य होंगे हमें ये देखिए यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये रॉफ पे सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे पास, जैसे ये टोटल दे रखा है यहाँ, ये हमारे पास 10 ओम, ये भी 10, यहाँ से 20, ये 10 और ये भी 10, तो सभी को 10 आपको ऐड करना है, 10 प्लस 10, है ना। सभी को कैसे फिगर में बनाना है तो आपको ऐसे बनानी है। देखो मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये एक्स यहाँ से निकला, ठीक है। ये ऐसे डेकोरेट होनी चाहिए आपका, है ना। ये हमारी हुई, तो सभी ये वाई है आपकी और ये एक्स है। अब ये सभी 10 ओम है, ठीक है ना, ये सभी क्या है 10 ओम है। तो क्या इसे आप नहीं बना सकते हो? चलो इसे हम बना के दिखाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 10 प्लस 10, है ना, 10 प्लस 10 बाई कितनी हो जाएगी 10 प्लस 10 और ये प्लस में हो जाएगी 10 प्लस 10, तो ये कितना 20 गुन्ने 20 हो जाएगी और यहाँ पे 20 और प्लस 20 हो जाएगा। तो 20 और 20 नीचे 40 है, ऊपर 20 और 20 गुणे में है और नीचे 40 है, तो 0 से 0 इससे काटो, तो ये कितने टाइम्स में कटेगा 5 टाइम में, 5 दूना 10। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर ऑप्शन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि वायुमंडल में खुले घनत्व जो है पी कि किसी द्रव की सतह से नीचे गहराई h पर दाब क्या होगी ये आपको बतानी होगी। नीचे दाब क्या होगी बताइए, तो आंसर बनेगा आपका करेक्ट आंसर है PGH द्वारा वायुमंडलीय दाब से क्या होगी, वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ए यहाँ पे आंसर बन जाएगा। अगला देखोगे तो दो प्रकाश की जो किरणें हैं FR FV फोकस दूरी की है, तब निम्न में कौन संबंध सत्य है ये हमें बतानी है। कौन है सत्य बताइएगा इसमें, तो आंसर क्या बनेगा आपका बताइए, तो करेक्ट आंसर बनेगा राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट देखो कह रहा है कि किसी वस्तु के गुरुत्वीय प्रभाव में किसी अन्य वस्तु की गति में निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है संरक्षित नहीं है ये हमें बतानी है। तो कौन राशि संरक्षित नहीं है, तो वह है रेखीय संवेग, या फिर इसे क्या कह सकते हैं संवेग संरक्षित, है ना। रेखीय संवेग जो है क्या है संरक्षित नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। गुरुत्वाकर्षण बल के गुण क्या होते हैं, यह सदैव आकर्षण प्रकृति के होते हैं, पिंडों के मध्य उपस्थित जो है माध्यम पर निर्भर नहीं करता है यह, और यह क्रिया जो है प्रक्रिया युग में होता है और यह अभिकेंद्र तथा संरक्षी बल होता है। अगला देखोगे तो ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है, बताइए ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है, तो तापमान में अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह जो होती है यह ऊष्मीय ऊर्जा होती है। आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर सी बनेगा। ऊष्मा का इकाई मात्रक जूल होता है, ऊष्मा का ऊर्जा अन्य मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, दूसरा कैलोरी, तीसरा किलोवाट होता है ना। 1 किलोवाट बराबर कितना जूल होता है, तो 3.6 गुने 10⁶ जूल होता है। नेक्स्ट क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर के परिणाम को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है, बताइए किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर, देखिए कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना, ठीक है। दूसरा होगा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि करना, यानी ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर बी बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन बी होगा।
अगला क्वेश्चन देखोगे, कह रहा है क्या है कि 10 ओम और 30 ओम दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो 1 सेकंड में प्रतिरोधों में क्षय होने वाली कुल ऊष्मा क्या होगी, ये हमें बतानी है। तो कितना होगा, देखो कुल प्रतिरोध जो है हमारे पास कितना है, वो श्रेणी क्रम में है, तो R1 प्लस R2 लिखो, कितना है 10 और 30 कितने हो जाएंगे, 40 ओम हो गया। अब देखिए 1 सेकंड में प्रतिरोध के जो है क्षय ऊष्मा वो क्या हो जाएगी, तो P इक्वल होता है विभव बाई प्रतिरोध, तो विभवांतर कितना है 6 वोल्ट है, V² बाई R होती है ना, तो V यानी 6 करो तो 36 और बट्टे R कितनी दी हुई है 40, इसको काटो 36 और बट्टे 40, तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, देखो काटो 4 नंबर 36 4 दहे 40 यानी कितना 0.9 जूल हो जाएगा। पॉइंट जूल में करेंगे तो हम 0.90 हो जाएगा ना, क्योंकि 100 से ही कर देंगे, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 0.90 जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण में क्या होता है बताइएगा। तो ऑक्सीकरण में जो है इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का क्षरण होता है, तो आंसर बनेगा ए, है ना। देखिए ऑक्सीकरण के वह अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, H2 का निकलना होता है, धनात्मक ऑक्सीकरण जो होती है संख्या में वृद्धि होना होता है, संयोजकता में वृद्धि होती है। और अवकरण अभिक्रिया देखिए, अवकरण भी जान लीजिए, अवकरण क्या है, तो अवकरण में होता है तत्वों का जो है परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ऑक्सीजन संख्या में कमी होती है और हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बोल क्या रहा है हम लोग के इसमें कि दिया गया विकल्प आगे वाली संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है, आगे यहाँ पे क्या फुलफिल होने वाला है। तो अब खुद देखो ऊपर 2 जा रही है, ठीक है, फिर नीचे 3 आ रही है, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 जा रही थी ऊपर, ठीक है, यहाँ पे 3 जा रही है नीचे। अब यहाँ से देखो एक मात्र नीचे जा रही है, ऊपर से 3 ऊपर जा रही है, फिर यहाँ से एक नीचे जा रही है, फिर एक ऊपर जा रही है, फिर सभी 3 नीचे। तो नेक्स्ट क्या आने वाला है, देखो तो नेक्स्ट जो है कि एक तो नीचे आएगी ही कंफर्म, एक ऊपर जाएगी ही जाएगी, फिर नीचे एक आएगी और उसके बाद जो बाकी वो सभी कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो ये कौन सा कंडीशन दिखा रहा है, ये तो दिखा नहीं रहा आपका, ये भी नहीं, और ये एक नीचे फिर ऊपर नहीं, 2 ऊपर तो ये भी नहीं, यानी आंसर सिर्फ बच गया हमारा करेक्ट आंसर बी। अगला देखो, कह रहा है कि 5 में से 4 एक समान है, इसलिए यह समूह बनाते हैं, कौन समूह हिस्सा नहीं है इसका, ये बताना है ना। तो कौन नहीं है, आप देखो कौन सा नहीं है, एस और यू के बीच के कितना डिफरेंस है, 2 19 और 21, और देखो डब्ल्यू और टी 23 और 20, इसकी डिफरेंस कितनी है, -3 का, और यहाँ पे देखो इसमें प्लस हुए हैं, याद रखिए +2 हुआ है, इसमें माइनस हुआ है, और भी 22 और 24 इसमें भी प्लस हो रहा है, और एम और 15 13 से 15 गए, ये भी +2, और 17 से 19 इसमें भी 2 प्लस, यानी आंसर क्या बनेगा WT वाला, यानी ऑप्शन ए बन रहा है WT। अगला देखो, कह रहा है कि एक गाँव की लड़की उसके घर से पानी की खोज में 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई है, ठीक है, कितनी गई है, पश्चिम किलोमीटर गई है, पश्चिम में गई है कितना 3 किलोमीटर, और उसके बाद जो है वह दक्षिण की ओर, चलिए हम लोग बनाते चलते हैं यहाँ से। कह रहा है कि एक लड़की घर से पानी की खोज में 3 किलोमीटर पश्चिम गई है, ठीक है, और इसके बाद जो है दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और 2 किलोमीटर चलती है, 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चल जाती है। अब वह पूरब की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चली आई, ठीक है, फिर वह बाईं तरफ मुड़कर जो है, बाईं तरफ मुड़कर 2 किलोमीटर मतलब यहाँ तक यहाँ चली, जो ये वाली डिस्टेंस है, यहाँ भी फिर से चली, ठीक है। तो अपने घर के मुकाबले उसका स्थान अब कहाँ है, तो घर के मुकाबले उसका स्थान कहाँ पे है, तो पूरब में पड़ेगा, पूरब में कितना 4 किलोमीटर पड़ेगा, क्योंकि 3 तो इधर ट्रैवल कर चुकी है, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर सी बन जाएगा, 4 किलोमीटर पूरब। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है आपको, है ना, क्या चीज़ है, बेटरमेंट, बेटरमेंट का हमें क्या बताना है, साइनोनिम, एंटोनिम बताना है, साइनोनिम बोल रहे हैं, एंटोनिम बताना है। तो देखिए बेटरमेंट मतलब होता है सुधार, तो इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम उल्टा, तो गिरावट, यानी आंसर क्या बनेगा हमारा डिटरेटेशन, तो आंसर बनेगा डिटरेशन, आंसर करेक्ट बी हो जाएगा। चूज द इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, क्या है, ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर, मतलब उसने कहा मुझे क्या, दरवाजा मत खोलो, तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बी, ही फॉरबिड मी टू ओपन द डोर, आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब देखो क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, select the most appropriate option that can be used
वन वर्ड सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड क्या है, और टाइप ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल दैट बर्न्स वेरी क्विकली, और टाइप्स ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल दैट बर्न्स वेरी क्विकली, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जो बहुत ही जल्दी आग पकड़ने वाली पदार्थ उसे कहेंगे इनफ्लेमेबल। आंसर क्या बनेगा, आंसर डी बनेगा। राइट आंसर क्या बनेगा, ज्वलनशील कहेंगे उससे, है ना। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है वर्ड का, क्या है, वोलेटाइल। वोलेटाइल का क्या होता है, वोलेटाइल का होता है, वोलेटाइल मीन्स होता है परिवर्तनशील, है ना, अस्थिर। इसका एंटोनिम क्या होगा, तो सर्टेन होगा, मतलब निश्चित। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर डी होगा। अगला देखिए, हमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो कौन है इनकरेक्टली, देखिए तो आंसर क्या बनेगा हमारा, करेक्ट आंसर बी बनेगा। ऑक्यूरेंस जो है यहाँ पे क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, राइट आंसर बी बनेगा। ऑक्यूरेंस मतलब होता है घटना, क्या होता है, ऑक्यूरेंस मीन्स घटना, तो सही क्या हो जाएगा, ओ डबल सी, है ना, यू आर डबल आर ई एन सी ई, ऑक्यूरेंस। ऑक्यूरेंस मीन्स होता है घटना। अगला देखिए, कह रहा है क्या हमारा नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ गिवन, पार्ट्स ऑफ अ गिवन सेंटेंस हैज बीन गिवन एज अ ऑप्शन, क्या है, वन ऑफ देम कंटेन्स ग्रामेटिकली एरर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज बीन एरर, क्या है, आई कुड नॉट वेंट फॉर माई सिस्टर्स वेडिंग इन राजस्थान एज अ हैड माई फाइनल एग्जाम एट द टाइम। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कुड नॉट गो का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसमें मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब हमेशा V1 के रूप में होता है ना। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, कुड नॉट वेंट। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर डी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम हमें बताना है किसका, स्टेडी का। स्टेडी मीन्स होता है क्या है, तो स्टेडी मीन्स होता है नियमित या स्थिर, तो आंसर क्या बनेगा इसका, स्टेबल, बैलेंस्ड। आंसर बनेगा राइट आंसर ए, इसका मतलब ही होता है नियमित। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, क्या है, टू बीट द क्लॉक। टू बीट द क्लॉक मतलब होता है किसी विशेष समय से पहले कार्य को समाप्त कर लेना, यानी आंसर क्या बनेगा, टू परफॉर्म अ टास्क विद इन द टाइम लिमिट। आंसर बनेगा राइट आंसर बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है युग्म का अर्थ सही है, किसका सही अर्थ है बताइए, तो शंकर, शंकर मिश्रित शिव। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताना है आपको, शुद्ध वाक्य कौन है, तो उसका मकान बहुत अच्छा है, ये यहाँ पे शुद्ध है, वरना सही सभी गलत है। या तो मोहन जाएगा या मदन, वाक्य कैसा है ये बताइएगा, तो यह वाक्य है संयुक्त। आंसर सी बनेगा। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य को आपको पूछना है, कौन है अशुद्ध बताइए, तो वह सकुशल सहित अपने घर पहुंच गया, यह इसमें क्या है, अशुद्ध है। अब देखो बताना है आपको, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को चुनना है, कौन है इसमें शुद्ध बताइए, तो आंसर बनेगा डी, अनुसरण यहाँ पे करेक्ट है। समानार्थक शब्द बताना है, अभिज्ञ का, अभिज्ञ का समानार्थक क्या होगा, जानकार। आंसर ही बनेगा जानकार। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइए, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ होगा क्या, तो इसका होगा लज्जित होना। आंसर बी होगा। रिक्त स्थानों को भरना है, मुझे डैश है कि आप मेरे मनोभाव न समझ सके, क्या है, तो आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, मुझे खेद है कि आप मेरे मनोभाव को न समझ सके। नेक्स्ट आप देखोगे तो संविधान के अनुच्छेद के अनुसूची को हमें सम्मिलित करना है। देखिए अनुच्छेद 124 यह किसके लिए है, तो अनुच्छेद 124 जो है राष्ट्रपति के लिए है, क्या है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के गठन और न्यायाधीशों की नियुक्ति की योग्यता को पदमुक्त करना होता है ना। तो आंसर क्या बनेगा, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। और अनुच्छेद 52, यह 52 किससे है, तो राष्ट्रपति से है। अनुच्छेद 52 में क्या है, भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 5 में क्या है, तो अनुच्छेद 5 में है नागरिकता। और अनुच्छेद 352 में क्या है, तो आपातकाल है। अनुच्छेद 352 में क्या है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में है। तो आंसर कौन सी बन रही है हमारी, देखिए एक का है दो, एक का दो, ठीक है, और दो का क्या है, तीन, दो का तीन है, तो आंसर नंबर सिर्फ ए ही मैच कर रही है हमारी, तो राइट आंसर ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे, अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे, तो आंसर बनेगा बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। आंसर बी बनेगा। यह राष्ट्रपति बने थे, है ना, NDA सरकार में। विंग्स ऑफ फायर इनकी पुस्तक है। अब्दुल कलाम को भारत रत्न दिया गया था कब, 1997 में, 1997 में भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो वैज्ञानिक थे।
देखिए, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकता है। किससे अधिक नहीं हो सकता है? 15% से अधिक नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। यह 91 संविधान संशोधन 2003 में प्रावधान किया गया था, है ना। अगला देखिए, कह रहा है कि कोई केंद्रीय मंत्री संसद के किसी सदन का डैश की अवधि तक जो है सदस्य न बनने का मंत्री पद गंवा देता है। कितने दिनों तक? तो आंसर बनेगा निरंतर 6 माह तक। आंसर बनेगा करेक्ट आंसर। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 माह। अगला देखो, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर बनेगा करेक्ट आंसर हमारा सी। IMF विश्व बैंक इसकी जो है निर्धारण एजेंसियां हैं। आंसर बनेगी राइट आंसर सी, सुरक्षा परिषद की। HDFC बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? HDFC का मुख्यालय कहाँ पे बताइए? तो मुंबई में है। आंसर ए बनेगा, मुंबई। और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया कहाँ है? कोलकाता में है। आंध्रा बैंक का है हैदराबाद में। बैंक ऑफ बड़ौदा का बड़ोदरा में है। और कैनरा बैंक का बेंगलुरु में है। पंजाब नेशनल बैंक का नई दिल्ली में है। कहना है कि यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाए तो मांग क्या हो जाएगी? वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगी तो मांग स्वाभाविक बात है उसकी घट जाएगी। तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बी होगा। अगला देखो, कह रहा NFHS5 सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे अधिक बहुआयामी गरीबी है? किस राज्य में है बताइए? तो आंसर बनेगा जो नीति आयोग के द्वारा 2023 में गरीबी सूचकांक जारी किया गया था, जिसमें से बिहार जो है वह कितना है? एकदम से बटन से टॉप है, मतलब कि सीधे से कहिए सबसे टॉप में आ रहा है। क्या है? सबसे टॉप में है यह गरीबी सूचकांक में। कौन? बिहार। कितना है यहाँ पे? तो इसकी जो है नीति आयोग बहुआयामी जो रिपोर्ट जारी किया है गरीबी, इसमें बिहार की गरीबी लगभग 52% थी, वो घट कर कितना हो गया? 33% 76 हो गया है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, जो नीतीश कुमार बाबू मानने के लिए तैयार नहीं है कि नीति आयोग का रिपोर्ट गलत है 2023 में जब पेश किया गया था। तो एकाधिकार की स्थिति में जो है विक्रेताओं की संख्या क्या होती है? बताइएगा क्या होती है? तो आंसर बनेगा एक होती है। आंसर ये बनेगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किसके दरबार में थे? तो आंसर बनेगा डी, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। अगला देखिए, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य स्रोत क्या थे? क्या था? तो भू राजस्व था। आंसर बनेगा बी, भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में कौन किया था? हरिहर और बुक्का नामक व्यक्ति ने किया था। अगला देखिए, कह रहा 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC कोलकाता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? किसके द्वारा फहराया गया था? तो यह दादा भाई नेहरू के द्वारा। आंसर बनेगा बी, 1906 में, है ना। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल काफी मतभेद हुआ था दोनों में। जहां गरम दल जो है बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहता था, वहीं दूसरी ओर उदारवादी इसका विरोध कर रहा था। इसी स्थिति में उदारवादियों ने दादा भाई नौरोजी को इंग्लैंड से वापस बुलाकर जो है कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता बना दिया। उग्रवादी जो थे दल इस अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पेश किए थे। कौन? पहला था स्वराज की प्राप्ति, दूसरा था राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाना, तीसरा था स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहन करना और चौथा था विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार आदि के पास करवाने में सफल रहे। क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? कौन सही नहीं है बताइए? तो आंसर क्या बनेगा हमारा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये यहाँ पे सही नहीं है। तो देखिए सही क्या क्या है। चौरी चौरा घटना कांड के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिए थे, तो बात बिल्कुल सही है। अगला है क्या कि गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिए थे, ये भी बात सही है। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, ये भी बात सही है। यानी करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ये गलत है यहाँ पे। अगला देखिए, कह रहा हाइड्रोजन बंधन किसमें उपस्थित नहीं है? बताना है आपको किसमें उपस्थित नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा? हाइड्रोजन सल्फाइड में उपस्थित नहीं है हाइड्रोजन बंधन, है ना। हाइड्रोजन बंधन जो है हाइड्रोजन सल्फाइड में नहीं है। आपको पता है ना, जब हाइड्रोजन परमाणु अत्यधिक जो है विद्युत ऋणी परमाणु होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ONF के नाम से जानते हैं ना। ONF से जुड़ा होता है
तब हाइड्रोजन बंधन बनता है। तो H2S जो है, H2S जिसे हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड बोले हैं, यह क्या है, उपस्थित नहीं इसमें हाइड्रोजन। तो देखिए ग्लिसरीन जल जो है HF में H बंधन उपस्थित है, H2S में H बंधन उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि H2S में H व S की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर नहीं है ना। तो DNA प्रोटीन एवं जैविक अणुओं में हाइड्रोजन बंधन उपस्थित रहते हैं। हाइड्रो जेल में भी यह बंधन पाए जाते हैं। HCl संयोजन बंधन पाए जाते हैं HCl में भी, लेकिन इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड में नहीं। अगला देखो CH3 COCH3 का IUPAC नाम आपको बताना है, इसका नाम क्या है। तो देखो ये कैसे हम लोग पहले बनाएंगे, तो आपको पता है ना, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे एक क्या होगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ से ये सिंगल सिंगल, ये CH3 रहेगी और ये भी CH3। तो यहाँ पे जो आपको बता दे, यहाँ CO क्या है, तो CO जो है कीटोन समूह है, अतः IUPAC नाम जो है प्रोप्योन क्या होगा, प्रोपेनॉन या फिर डाइमेथिल कीटोन होगा। तो आंसर इसमें क्या दिया हुआ हमारे पास, तो प्रोपेनॉन। तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर C हो जाएगा। अगला देखिए, तरल पदार्थ का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है। क्वथनांक किस पर निर्भर करेगा, तो क्वथनांक निर्भर करता है वायुमंडलीय दाब के बढ़ने पर, वो निर्भर करता है। तो आंसर क्या बनेगा, करेक्ट B होगा। अब बताइए अमलगम का मुख्य जो है घटक कौन सा है, ये आपको बताना है। अमलगम का मुख्य घटक क्या है, तो अमलगम का मुख्य घटक जो है वह है पारा। आंसर बनेगा B, पारा। पारा तथा अन्य किसी धातु के मिश्रण से बनी मिश्र धातु को जो है अमलगम कहते हैं। लोहे को छोड़कर सामान्यतः सभी धातुएं पारे के साथ जो है अमलगम बनाती हैं। पारा प्लस धातु यह अमलगम होगा। पारा का जो है परमाणु संख्या कितना होता है, 80 होता है, और पारा का जो है द्रव्यमान कितना होता है, 200 होता है। द्रव्यमान कितना होता है, 200। पारा का एस क्या होता है, सीने बार, HGS है ना, सीने बार। पारा एकमात्र जो है द्रव धातु है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है क्षारक समूह नहीं है, कौन है बताइए जो क्षारक समूह नहीं है। तो आंसर बनेगा करेक्ट आंसर B, स्टार्च पेपर जो है, स्टार्च पेपर यह अम्ल क्षारक समूह नहीं है। क्या है, अम्ल क्षारक समूह नहीं है। स्टार्च जो है ये पॉलीसेकेराइड्स है। स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है। पादप अपना भोजन स्टार्च के रूप में ही संग्रहित करते हैं, क्या करते हैं, संचित करते हैं। अम्ल जो है क्षारक सूचक एवं इनमें से अम्लीय क्षारक माध्यम में परिवर्तित करता है। जैसे आपको पता होगा, सूचक जैसे लाल लिटमस पत्र जो है अम्लीय माध्यम में अप्रभावित होता है, लेकिन क्षारीय में क्या नीला कर देता है लाल को। और नीला लिटमस पत्र जो है ये अम्लीय प्रभाव में लाल कर देता है, नीला को लाल, जबकि क्षारीय में अप्रभावित रहता है। फिलोक्वी क्या है, फिलोन फिलोथैलिन फिलोफ्थैलिन जो है यह सूचक जो है यह अम्लीय में रंगहीन होता है, जबकि क्षारीय में गुलाबी होता है। मिथाइल ऑरेंज जो है, मिथाइल ऑरेंज अम्लीय के माध्यम से करिएगा तो लाल हो जाएगा और क्षारीय में पीला होगा। अगला देखिए, नीचे दिए गए विचारों को उत्तर को हमें देखना है क्या है। तो कथन देखिए, पढ़ते हैं हम लोग। कथन में पहला कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम CaCl2 होता है। तो आंसर क्या बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। CaCl2 जो है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है। ब्लीचिंग पाउडर तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन उत्पन्न करता है, ये भी बात सही है। यानी एक और दो दोनों सही, यानी कथन एक और दो दोनों सही, करेक्ट आंसर ए बन जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि दी गई संतुलित जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसमें XYZ के मान क्रमशः क्या होंगे, आपको यह बतानी है। तो चलिए हम लोग X और Y और Z की वैल्यू यहाँ पे हम बैलेंस करेंगे, तो खुद ब खुद X Y और Z की वैल्यू पता चल जाएगी कि इसकी क्या वैल्यू है, इसका क्या वैल्यू है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, S8 है ना। चलो थोड़ी ऊपर करते हैं। यहाँ पे S8 दिया हुआ है और यहाँ पे C और यहाँ पे CS2। तो Z की वैल्यू हमें पता करना है। अब देखो यहाँ पे क्या, हम यहाँ पे पहले से S2 है, यहाँ पे 8 है, तो इसे कितना करना होगा, 4 करना होगा, तब तो 4 2 8 होगा। यानी हमारा Z का कंफर्म है कि 4 आएगा, ना तो इसमें है, ना ही इसमें, ना ही इसमें। यानी ऑप्शन नंबर कंफर्म है कि हमारा D होगा। तो ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन बेसिस पे भी। तो राइट आंसर हमारा D हो गया। अगला देखिए, रुधिर संचरण मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेन देन के लिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन नहीं है बताइए सही सुमेलित। तो आंसर देखेंगे हम लोग क्या है सही सुमेलित जो नहीं है। तो आप देखोगे ओ जो है किसी को भी नहीं दे सकता, ओ सभी को दे सकता है। आंसर ए यहाँ पे होगा, बल्कि डी करेक्ट होगा। ये यूनिवर्सल डोनर है, ए भी रिसीवर है। अगला है कि श्लेष्मा झील को जो है श्लेष्मा झील के जो है सृजन
श्लेष्मा झील की सूजन को निम्न में से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है निम्न में से? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा ब्राइकाइटिस। क्या बनेगा? ब्राइकाइटिस। आंसर ए बनेगा। श्लेष्मा झील का सूजन जो है ब्राइकाइटिस कहलाता है। हेपेटाइटिस विषाणु जनित रोग है ना। हेपेटाइटिस क्या है? विषाणु जनित रोग है। यह यकृत की जो है कोशिकाओं को प्रभावित करता है। अगला देखिए, कह रहा है 60 ग्राम की मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात 2:1 है। अनुपात को 1:2 बनाने के लिए उसमें कितना तांबा और मिलाया जाना चाहिए? तो चलिए हम लोग बनाते हैं सोने और तांबे को मिश्रण करके बनाते हैं सोने तांबा। तो देखो यहाँ पे पहले हम लोग सोना लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा सोना और ये है हमारा तांबा, ठीक है। अब देखो ये जो हमारी तांबा है और ये सोना है, ये 2:1 के रेशियो में है, ठीक है। यानी टोटल रेशियो कितना हो गया? 3। 3 का वैल्यू दे रखा है 60, टोटल का ही तो वैल्यू 60 दे रखा है ना। तो 1 का कितना हो जाएगा? 1 का हो जाएगा 20। तो 2 का कितना हो जाएगा? 40। अब देखो अकॉर्डिंग टू प्रश्न हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब हमें बनाना है 1:2 के रेशियो में। तो 2 का वैल्यू कितना आया है? 40 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग 40, ठीक है। अब प्लस 20 तो 1 का यूनिट है, अब x और बढ़ाना है हमें। तो कितना के रेशियो में हो जा रहा है? 1/2 के रेशियो में, यही ना हो रहा है। क्रॉस मल्टीपल कीजिए, 40 दूनी 80 इक्वल x प्लस 20। 20 घटा दो तो 60, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 ग्राम। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? कितना इसमें मिलाना होगा? 60। तो आंसर देखें इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 60। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे चोर का जो है एक पुलिसकर्मी पीछा करता है जिसका 8 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। जिसका चाल कितना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि चोर पुलिसकर्मी से कितना 85 मीटर आगे है तो चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगेगा, ये हमें बतानी होगी। तो चलिए हम लोग बनाते हैं कितना समय लगेगा, यहीं पे बनाते हैं। देखिए कितना समय लगेगा। यहाँ पे बता रहा है क्या कि चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को लगे समय बराबर दोनों के बीच की दूरी जो है तो कितना है? 85, ठीक है। अब सापेक्ष चाल कितना है? तो 8 है और इसकी 7, तो घटा दो तो कितना हो जाएगा? 1। अब इसे हम क्या कर देंगे? मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर दो, तो 5 और बट्टे 18 कर दो। चलो काटो, ये कटेगा। 17 25 85, 17 और 18 में गुना कर दो, कितना आ जाएगा? और ये जो है हमारे मिनट में हो जाएगी। 1 घंटा है तो इसे मिनट में कर दो, 60 हो जाएगी। अब देखो 17 और 18 और ये काट सकते हो, 6 ते 18, 6 से 10 टाइम में, यानी 17 ते 51 बट्टे 10, यानी कितना आ गया? 5.1 मिनट आ गया हमारा, है ना। तो आंसर क्या बन गया? राइट आंसर बी बन गया। अगला देखो, कह रहा है पंचायत के चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। उम्मीदवार ए को 42% मत मिले, बी को 80,000 मत से हार गया। तो कुल जो है संख्या कितनी है ये आपको बताना है। देखिए ए को 42% मिला, ओके। ए को कितना मिला? ए को 42%। तो बी को कितना मिला होगा? एक यहाँ पे कह रहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। उम्मीदवार ए को 42% मिले तो वह बी से जो है 8,000 मतों से हार जाता है। 42% मिलने पर भी यह कितना से हार जाता है, तो यानी इसको कितना मिला होगा? तो इसको मिला होगा 58%, तभी तो हारा होगा ना। कितने वोटों से हार रहा है? 8,000 वोटों से हार रहा है ना। तो डिफरेंस कितनी की है इन दोनों के बीच में बताओ तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आप देखोगे तो कितनी है? तो आप देखोगे यहाँ से इसके बीच के डिफरेंस 42 इसमें से घटा दो तो कितनी हो जाएगी? 6 और 16 का डिफरेंस है। ये 16 का डिफरेंस ही तो इसके बराबर है ना। तो निकालो, 16 से काटो, 16 25 80, है ना, और 2 जीरो है। अब हमें क्या एक ही वैल्यू निकालनी है या फिर कुल का? तो मतों की कुल संख्या, टोटल मतों की कुल संख्या। तो टोटल मत कितना है? 100 पे लेना है, तो 100 इसमें 2 जीरो और बढ़ा दो, यानी टोटल कितना हो गया? 50,000। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बताइए। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखो कह रहा है कि प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 16 प्राकृत संख्याएं की औसत क्या होगी? तो 16 और प्लस 1 बट्टे 2 कर दो, यानी 17/2। 17/2 का क्या हो जाएगा? 8.5। आंसर बन जाएगा राइट आंसर डी 8.5 होगा। है कि रीना, रितु और सीता अकेले एक काम को क्रमशः 6 घंटा, 9 घंटा, 18 घंटा में पूरा कर सकती है। यदि वे साथ मिलकर काम करती है तो काम को पूरा करने में उन्हें कितना समय या घंटा लगेगा, ये आपको बतानी होगी। तो ये तीनों को क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। कितना? 6 9 और 18 का। आप खुद बताइए कि 6 9 और 18 का एलसीएम कितनी होगी, बताइए। तो क्या हम 36 नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं।
6 6 का 36, 9 चौका 36 और 18 दूना 36। इफिशियंसी इसकी कितनी निकल गई क्षमता, तो 6 4 10 और 2 12, टोटल 12। 12 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 12 3 36। यानी कितना समय लगेगा तीनों को काम करने में, तो आंसर बनेगा आपका करेक्ट आंसर ए बन जाएगा, 3 घंटा लगेगा तीनों काम करेंगे तो। अब निम्नलिखित व्यंजन को हमें सरल करना है, मतलब इसे सॉल्व करना है। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आप सॉल्व कर लोगे, इसे सॉल्व करिएगा तो आंसर बताइए कितना आएगा आपके पास। करेक्ट आंसर आएगा 11/15। एक बोतल के मूल्य में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और बाद में बिक्री में कमी के कारण इसके मूल्य में 24% की कमी कर दी जाती है, 24% की। तो बोतल के अंतिम मूल्य में निवल प्रतिशत परिवर्तन आपको बताना है, मतलब कि नया जो परिवर्तन हुआ है वो ज्ञात करके हमें बताना है। तो पहले 15% की वृद्धि होती है, 15% की वृद्धि होती है और फिर बाद में क्या होती है, 24 की कमी होती है। ठीक है, तो माइनस कर देंगे 24 और यहाँ पे माइनस होगी 15 और गुने 24 और बट्टे 100 होगा। ये तो पता ही होगा, ए भी फॉर्मूला आपको, तो बस इसी पे निकालना है। अब इसे हम लोग करते हैं। 24 में से 15 घटाइए, कितनी हो जाएगी, माइनस में 9 आएगा। अब ये करो तो 24 और 15 से गुना कर दोगे तो इसे काटोगे, आप काट सकते हो 5 से 15, 5 से काटो 20 टाइम में, फिर काटो 4 से, 4 5 20, 4 से काटो 4 6 24, यानी 6 18 बट्टे कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया है ना। तो इसे करोगे तो कितना आ जाएगा, -3/6, 3.6 हो गया। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 3 12, 12.6, यानी आंसर क्या आ गया हमारे पास, कमी आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस में होगी। नेक्स्ट देखो, हमें बताना है व्यंजक को सरल करना है ना। जो व्यंजक दिया है -3, 3 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बट्टा 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ पे। तो 2 जो है और प्लस 1 ले सकते हैं 3 को हम। ओके, अब यहाँ जो माइनस साइन स्क्वायर हम करेंगे तो आप खुद देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर रख सकते हैं, प्लस में कॉस स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, और बाई में क्या है, 2 आप कॉमन कर लोगे, चाहे 2 रहने दो, 2 का प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए है हमारे पास। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर अब प्लस में ये कॉस स्क्वायर हमारे पास है और प्लस में 2, तो ये 2 है और ये कितनी हो जाएगी, 2 कॉस स्क्वायर। तो 2 कॉस स्क्वायर और प्लस 2, यहाँ पे भी 2 और प्लस 2 कॉस स्क्वायर, ये दोनों को काट दो तो आंसर कितना बन गया हमारे पास, 1 आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया, राइट आंसर सी आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि तिलक माझी जो है, तिलका माझी को किस वर्ष फांसी दिया गया था, तो इनका किस वर्ष फांसी दिया गया था, तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी, 1785 में इनको फांसी दिया गया था। तिलका माझी बिहार क्षेत्र के प्रमुख आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। तिलका माझी का जन्म होता है 1750 ईस्वी में और सुल्तानगंज के कहाँ पे, तिलकपुर गांव में होता है। और जो तिलका माझी है यह अंग्रेजों के विरुद्ध अपना प्रथम विद्रोह जो है 1780 में के दशक में शुरू करते हैं भागलपुर क्षेत्र से। और राजमहल का जो है पुलिस सुप्रीडेंट क्लीवलैंड जो है, क्लीवलैंड तिलक माझी के हाथों मारा जाता है, क्लीवलैंड। और तिलक माझी को जबरा पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तिलका माझी को अंग्रेजों के विरुद्ध जो है छापा मार युद्ध चलाया था और 1785 में 80 में इन्होंने विरोध किया था। मात्र 5 सालों बाद इनको क्या कर लिया गया, माझी को धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया और 85 में भागलपुर में तिलका माझी को जो है फांसी दे दिया गया पेड़ से लटका करके। अगला क्वेश्चन देखोगे तो कह रहा है क्या, नामड्रोलिड जो है मठ किस राज्य में है, नामड्रोलिंग मठ जो है यह किस राज्य में है, तो आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बताइए। आंसर आपका ए बनेगा, कर्नाटक में। कहाँ पे है, कर्नाटक में नामड्रोलिंग। पहले तो ये हम लोग छूट गए, रॉलेट एक्ट जो है किस वर्ष पारित किया गया था, बताइए कब किया गया था, तो आंसर बनेगा 1919 में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, 1919 में पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट को गांधी द्वारा काला कानून कहा गया। यह कानून जो है भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से लाया गया था। यह कानून जो था सिडनी अल्टर टेलर रॉलेट की अध्यक्षता में जो है वाली सेडिशन समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था। और जैसे ये है नामड्रोलिंग मठ जो है ये आपका कर्नाटक में है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो नामड्रोलिंग कर्नाटक में है। नामड्रोलिंग मठ जो है तिब्बत बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षण केंद्र है। दलाई लामा ने मठ का नाम जो है क्या नाम रखा था, नामड्रोलिंग मठ रखा था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भवन की जो है डिजाइन FW स्टीवंस के द्वारा किया गया था, SW स्टीवंस के द्वारा किया गया था, तो आंसर बनेगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का डिजाइन किया गया था इनके द्वारा। कब, तो 1887 में, 1887
7 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव का नाम क्या है इनका, तो इनका महासचिव का नाम है वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस है। और ये कहाँ के, पुर्तगाल के रहने वाले हैं, आंसर बनेगा सी करेक्ट। और यूएनओ की स्थापना कब होती है, 24 अक्टूबर 1995 को होती है, 1945 की होती है। तो क्या है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा है, तो कौन पुकारे हैं ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 32 में आता है। और ये कौन पुकारे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बोले हैं। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बी बनेगा। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है, वो कौन कौन है, तो पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा है। और उच्च न्यायालय, ये तो हमारा उच्चतम न्यायालय हो गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है 5 रिट। और यदि हाई कोर्ट बोले तो आर्टिकल 226 के तहत जो है जारी करता है ये पांचों रिट को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब होती है, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में होती है, आंसर बी बनेगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में होती है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। और शिवसेना का 1966 में होता है। बहुजन समाज पार्टी का 1984 में होता है, बहुजन समाज पार्टी का 1984, समाजवादी पार्टी का 1992 और जनता दल का 1997 और JDU जनता दल यूनाइटेड का 2003 में होता है ना, 2003 में होता है जनता दल आम आदमी पार्टी का स्थापना। तो ये याद रखिए, ये लेटेस्ट है, कब होता है, तो 2012 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या हम लोग का कि निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है पांडिचेरी की नींव रखी गई थी, कब रखा गया था, तो ये रखा गया था 1673 ईस्वी में। 1673 में कंपनी के निदेशक जो है फ्रेकोइस मार्टिन ने जो है वालिंकोडापुरम के सूबेदार शेर खां लोदी से जो है कुछ गांव प्राप्त किए, जिसे कालांतर में पदीचेरी नाम से जाना गया है ना। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, काका कालेकर के द्वारा। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर डी, काका कालेकर। 29 जनवरी कब, 29 जनवरी 1953 है ना, 29 जनवरी 1953 को काका कालेकर की अध्यक्षता में काका कालेकर आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि मुद्रास्फीति किस कारण से होती है, बताइए मुद्रास्फीति किस कारण होती है, तो आंसर क्या बनेगा आपका, मुद्रास्फीति मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से होती है। तो आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर ये होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत कब किया गया था, बताइए कब किया गया था, तो आंसर बनेगा राइट आंसर भी 1952 में किया गया था। दिल्ली एम्स की स्थापना कब होती है, तो 1956 में होता है। अगला देखिए, कह रहा है कि किसी देश का डैश प्रायः एक वर्ष की एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान शेष विश्व से उस देश के सभी आर्थिक लेन देनों का एक व्यवस्थित वितरण होता है, वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, भुगतान शेष कहलाता है। क्या कहलाता है, भुगतान शेष। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भुगतान संतुलन में बाधा को रोकने के लिए IMF क्या करता है, सहयोग करता है। अगला देखिए, भारत में निवेश योजनाओं के संदर्भ में PPF में द्वितीय P का जो है उपयोग किसके लिए किया गया है, तो ये किसके लिए किया गया है, तो इसका है प्रोविडेंट के लिए किया गया। इसका फुल फॉर्म होता है क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है ना। और EPFO की स्थापना कब होती है, 1952 में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चेचक किस वायरस के कारण होता है, बताइए चेचक जो होता है वैरिसेला नामक वायरस से होता है। आंसर बनेगा राइट आंसर बी, वैरिसेला नामक वायरस से होता है, वैरिसेला है ना। और देखिए जैसे रोग और वायरस के नाम एक बार देख लेते हैं आपको। जैसे देखिए एड्स, वो किससे होता है, HIV से। डेंगू ज्वर, ये किससे होता है, वायरस से। पोलियो, यह होता है पोलियो माइलिसिस वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा, ये मिक्सो वायरस से होता है। छोटी माता, वैरिसेला वायरस अभी जस्ट हम लोग ने देखा। और खसरा जो होता है, यह होता है मोरबिलोरम वायरस से। जो बर्ड ब्लू होता है, बर्ड फ्लू, यह किससे होता है, H5N1 से होता है, यह भी वायरस है। और स्वाइन फ्लू होता है, H1N1 से होता है। रेबीज जो होता है, यह भी वायरस होता है। इस वायरस का नाम है रैप्डो। और हर्पीज जो होता है, यह हर्पीज वायरस के कारण ही होता है। नेक्स्ट देखोगे तो प्रोटीन की कमी से वो क्या होती है, निम्न में क्या होती है, प्रोटीन की कमी से क्या होती है, तो ये सभी होती है। त्वचा रोग हो सकता है, पेचिश रोग हो सकती है
है ना, पेचिश हो सकती है और बालों का रंग भी उड़ सकता है। तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर डी। अब देखो शरीर के किन भागों में जो है रक्त का प्रवाह तेज होता है? कहाँ पे तेज होता है बताइए? तो महाधमनी में सबसे तेज होता है। आंसर सी बनेगा। धमनी में जो है रक्त क्या करता है? शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। यकृत जो है शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। यह वसा के जो है पैसीकरण के लिए पित्त का स्रावन करता है। अग्नाशय जो है आंतरिक एवं बाह्य ग्रंथि में की भांति कार्य करती है। निम्नलिखित में से किस पौधे की सबसे छोटी बताना है, किस पौधे से छोटी इलायची प्राप्त की जाती है? किस पौधे से? तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर सी। एलेटेरिया एलेटेरिया कार्डेमम से प्राप्त किया जाता है छोटी इलायची। आंसर बनेगा करेक्ट आंसर सी। अब देखो मेडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे का निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था? किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था? तो आंसर बनेगा पत्तियों की आकृति का। आंसर डी बनेगा, नहीं तो बीजों की आकृति, मटर के पौधे की लंबाई और फूलों का रंग किए थे। तो आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है एक यौन संक्रमण रोग नहीं है? कौन नहीं है बताइए इसमें? तो आप देखोगे एड्स तो है ही, हेपेटाइटिस बी भी है और सिफिलिस भी है, लेकिन यक्षमा जो है यह क्या है? संक्रामक रोग नहीं है। यानी आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ए बन जाएगा। यहाँ पे यक्षमा एक संक्रामक रोग है। यक्षमा क्या है? एक संक्रामक रोग है। यह माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। यह क्षय रोग का कारक क्या है? काक रोग होता है। टीबी जीवाणु का खोज जो है 1882 में कौन के थे? जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है? ऑक्सी विघटन कहाँ होता है बताइएगा? तो ऑक्सी विघटन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। आंसर बोला जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। कोशिका के भीतर जो है ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होना तथा CO2 का बनना क्या होता है? कोशिकीय श्वसन कहलाता है। कोशिकीय श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा निम्नलिखित में से क्या जलीय जीवों का उत्सर्जी उत्पाद है? क्या है बताइएगा? तो आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी अमोनिया। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी अमोनिया। अगला प्रश्न देखें हम लोग। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है हम लोग का? कह रहा है कि जड़ों की जल अवशोषित करने वाली जो है अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमो जैसी संरचनाएं क्या पाई जाती है? रोमो जैसी संरचनाएं जो है क्यों पाई जाती है? तो क्यों पाई जाती है? यह इसलिए पाई जाती है क्योंकि अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि के लिए पाई जाती है। तो आंसर क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर ए बनेगा। पादप के मूल में इसके शीर्ष तक रस के गमन को क्या कहते हैं? सरोहन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यदि किसी भिन्न के अंश में 30% वृद्धि की जाती है, ठीक है, चलिए मैथ्स आ गई, इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। कह रहा है कि 30% क्या चीज़ में? हमें अंश ऊपर वाले को और हर नीचे वाले को बोलते हैं, ठीक है। अब वृद्धि की जाती है और हर में 35% की कमी। अब देखो इसमें 30 बढ़ा रहा है और इसमें घटा कितना रहा है? 35, ठीक है। तो भिन्न का मात्रा कितना हो जा रहा है? तो यह हो जा रहा है 3/15 हो जाता है। तो हमें मूल निकालना है। तो चलो हम लोग निकालते हैं। कैसे? देखो ये सभी परसेंटेज में है, ठीक है ना, और ये फ्रैक्शन में आ रहा है 3/15। चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं इसको। पहले हम सपोज कर लेते हैं क्या 100 था, अब कितना हो जा रहा है? 100 से 30 बढ़ रहा है यानी 130 हो जा रहा है। सीधे हम लोग 130 लिख देते हैं। अब देखिए पहले 100 था, अब कितना हो जा रहा है कि 35 घट जा रहा है यानी कितना? 65 हो जा रहा है। 65 ये हम x और y लेते हैं, है ना, हंस और y। ये कितना हो जाए? 3/15 के इक्वल में। काटो, काट के देखो कौन कटेगी। 3 से या 5 से 15 से कुछ भी कटने वाली है तो काटो। 3 से 5 टाइम में कटेगा और 5 से ये 13 टाइम में कटेगा। 13 से काटोगे ये 10 टाइम में कटेगा। अब देखो क्या आया आपके पास? x बाई y और यहाँ पे बचा 10 और इधर कुछ नहीं, मतलब एक कह सकते हो, मतलब एक टाइम में सीधे काट सकते हैं ना। 3×5 = 15 यानी अब देखो क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो y इधर आ जाएगी, ठीक है। तो y इधर आ गई, y तो यहाँ से हट गई। अब देखो ये 10x है हमारे पास, क्या है? तो 10x = y है। हमें क्या करना है? मूल भिन्न ज्ञात करना है ना। तो हमें क्या x और y का निकालना है। x और y आप निकालोगे तो यही ना हो जाएगा, ये 10 नीचे आ जाएगी और ऊपर 1। तो अब देखो 1/10 आया क्या? x/y का वैल्यू। तो आंसर क्या बन रहा है? आंसर ए बन रहा है हमारा। अगला देखो क्या कह रहा है कि कह रहा है किसी द्विघात समीकरण के मूल -3 और 5 है तो समीकरण कैसा होगा हमें बताना है। तो चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे आपको पता होगा द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है ना, x² +
प्लस जो होती है ए एक्स और प्लस बी इक्वल 0, बी एक्स प्लस सी होता है ना, बी एक्स और प्लस सी होता है इक्वल 0, यही होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपकी क्या होती है द्विघात समीकरण है ना। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या रखेंगे कि ए हमारे पास दे रखा है मूल कितना है -3 और 5, तो ए और प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे थोड़ा साफ में हम लोग बनाते हैं, ए और बी की वैल्यू दे रखी है ना। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस जो अल्फा और प्लस बीटा है हमारे पास, ये एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा यही ना होती है इक्वल 0। तो मूल का वैल्यू दे रखा है हमारे पास -3 और 5, तो एक्स और माइनस यहाँ पे क्या रखेंगे -3 और +5 है ना, और इंटू रहेगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, 5 से 15 करोगे तो माइनस में 15 आएगी, तो यहाँ पे माइनस में 15 लिख दो, इक्वल में 0 है। अब देखो ये एक्स माइनस, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगी माइनस, बट घटेगी लेकिन सिंबल किसकी प्लस की रहेगी, +5 ओके एक्स, और ये कर दो तो -15 इक्वल 0। अब ये करो तो x -5x और -15 इक्वल क्या आ जाएगी 0। तो हमारे पास क्या आ गया देखिए ना आपने, अच्छा ये 5 में से 3 जाएगी तो 2 होगी ना, यहाँ पे हमने 5 लिखा 2 होगी ना, 2, तो एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर छूट रही, एक्स स्क्वायर -2x -15 आई, तो हमारा द्विघात समीकरण जो आ गया एक्स स्क्वायर -2x -15 आया। तो देखो कौन सी है, एक्स स्क्वायर -2x -15, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। कह रहा है किसी समानांतर श्रेणी के p पदों का योग दिया हुआ है 3p² + 4p है ना, तो श्रेणी का जो है nवां पद क्या होगा आपको बताना है कि क्या होगा। तो आपको पता है कि जब जो हम लोग p पदों का योग प्रकट करते हैं तो क्या होगा, तो यह SP इक्वल होगा 3p² और +4p, यही ना होगा। तो ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में p के स्थान पे p-1 रखने पे हम श्रेणी में देखते हैं पदों का योग क्या होता है। तो p के जगह पे इसके जगह पे रखिए, p के जगह पे ये भी रखिए और p के जगह पे p-1 रखिए, सभी के जगह पे रखिए, तब क्या आता है देखो। तब देखिए जब p के जगह पे हम लोग रखते हैं तो यहाँ पे थोड़ी स्पेस है, देखिए तो s यहाँ पे हमने p रखा था तो p-1 ओके, p-1 है यहाँ पे, p-1 इक्वल में 3, और यहाँ पे p था तो इसका भी वैल्यू क्या हो गया p-1 की होल स्क्वायर हो गई +4, ये भी था तो p-1 हो गया ओके। अब देखो इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगी 3p² -2p और -1, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। पहला इक्वेशन आपने देखा था क्या आया था 3p² + 4p है ना, दूसरी इक्वेशन आ गई। अब श्रेणी में पीवां पद जो है क्या है, तो SP-1 यही है ना, तब दोनों को माइनस कर दो पहला और सेकेंड इक्वेशन को, तो ये आओ यहाँ पे माइनस करते हैं हम लोग, पहले 3p² और +4p में से घटा दो 3p² -2p और -1 है ना। तो देखो यहाँ पे घटाओगे तो 3p² + 4p और माइनस में 3p रहेगी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 2p और माइनस माइनस +1। अब देखो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गई है ना, ये 4 और ये 2 कितना हो गया 6p हो गया, और ये प्लस में 1, ये हम इक्वेशन 3 ले लिए, ठीक है। कितना आ गया 6p + 1, ये तीसरा इक्वेशन। अब समीकरण 3 में p की वैल्यू क्या आ गई 1 2 3, अब जो भी मन वो रखो है ना। तो हमारी जो श्रेणी क्या निकलेगी वो आप खुद देख लो, यदि आप 1 रखते हो तो क्या हो जाएगी 6 और 1 7, यदि 2 रखते हो तो क्या हो जाएगी 6 2 12 1 13, मतलब कि क्या हो जाएगी ये आ रही 7 13 19, ऐसे मतलब वैल्यू आपकी आती रहेगी जितना आप रखो है ना। तो यानी nवां पद क्या आ गया 6n+1 आया है हमारे पास, तो आंसर बताइए क्या बनेगा 6n+1 आया है ना, तो nवां पद ही तो बताना था 6n+1, आंसर बन जाएगा बी। देखिए 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे जो है इस प्रकार से टिकी हुई है कि सीढ़ी और दीवार के बीच 30 डिग्री का कोण है। सीढ़ी का जो है आधार दीवार से कितना मीटर दूर है ये हमें बतानी है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं और देखते हैं कि कितना मीटर दूरी पे है। पहले तो हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये 20 दे रखा है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है, ये हमारे पास h दे रखा है तो हमें फाइंड करना है ये वाली, यही दीवार की ऊंचाई फाइंड करनी है। तो चलिए तो हम क्या कर लेते हैं sin 30 की वैल्यू नहीं रख सकते, sin 30 इक्वल क्या होता है p/h, तो p कितनी है p तो नहीं दे रखा है और h की वैल्यू 20 दे रखा है, ठीक है। अब रखिए यहाँ पे
तो हम इसकी वैल्यू होती है 1/2 और ये x/20, तो ये 2 से काट दो 10, यानी x की वैल्यू कितना आ गई 10। तो हमारा कितना आ गया, सीधी के आधार से जो आधार के बीच की दूरी है वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमें आधार से दीवार की दूरी मतलब ये वाली फाइंड करनी थी, ये वाली। तो अब इधर से देखोगे इस कोण से, तो ये इसके लिए हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस ही रहेगी, ये इसका परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली फाइंड हो जाएगी और ये 20 होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, नीचे दिए गए समीकरण गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए, तो आपको ऑप्शन बेसिस पे देखना होगा बना करके। ठीक है, बाई ऑप्शन। तो आप देखोगे ना ये वाली ऑप्शन को, डिवाइड जहाँ पे वहाँ पे मल्टीपल है, जहाँ पे मल्टीपल है वहाँ पे डिवाइड रखोगे तो आपका आंसर बन जाएगा। तो राइट आंसर सी होगा। अब बताना है जैसे कि 46 से 11, 30 से 7, तो वैसे 50 के बाद क्या आएगी ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे 46 से 11 कैसे आई है, तो 11 चौका 44 प्लस 2 46 हो रहा है। ठीक है, तो 11 46। अब 7 का देखो, तो 7 चौका 28 प्लस 2 30 हो रहा है, तो वैसे 50 कैसे आएगी, तो कैसे आएगी बताओ। तो आप देखोगे 12 चौका 48, 4 से टाइम में कर दो सभी, तो 4 से गुना करें, 12 चौका 48 प्लस 2, तो आंसर क्या बन रहा है, राइट आंसर हमारा सी, क्योंकि 8 से करोगे तो 32 ही रह जाएगा। अब देखो 6 व्यक्ति दिए हैं, ठीक है ना, जो उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, तो इनको बैठा दो उत्तर की ओर मुँह करके, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 व्यक्ति बैठे हैं। अब कह रहा है ओ एन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ओ कहाँ बैठा हुआ है, तो ओ जो बैठा हुआ है एन के ठीक दाईं ओर, एन के ठीक दाईं ओर ओ को हमने बैठा रखा। अब देखो चलो यहाँ पे हम लोग बता दें, ओ को एन के ठीक दाईं ओर हमने बैठा दिया। अब देखिए जस्ट कह रहा है क्या, बगल में बैठा दिए, और पी ओ के दाईं ओर बगल में बैठा, पी जो है ओ के दाईं ओर, ओ के जस्ट दाईं ओर बैठा दो। अब देखो क्यू पी के दाईं ओर ठीक बगल में, पी जो है क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, ठीक है हमने बैठा दिया। एन ओ पी क्यू अभी तक 4 हो गए, अभी 2 और बाकी है ना। अब देखो कह रहा है क्या बैठे हैं, तो आर एन के बाईं ओर बगल में बैठा है, आर कहाँ पे है, तो आर जो है एन के बाईं ओर बगल में बैठा है, एन के बाईं ओर बगल में बैठा, ओके बैठा दो। अब नेक्स्ट देखो एक और बच गई, तो कह रहा है कि यदि एम के दाईं ओर केवल 5 व्यक्ति, एम के दाईं ओर केवल 5 व्यक्ति, इसके दाईं ओर मतलब एम इधर बैठेगा ना कि इधर, तो इधर से हटा दो, तो एम यहाँ पे बैठा देते हैं। एम के दाईं ओर 5 व्यक्ति, देखो 5 व्यक्ति टोटल आ गए। ठीक है, अब हमें पूछा तो पंक्ति में अंतिम जो है, अंतिम दाहिने सिरे पे कौन है, दाहिने सिरे पे कौन है, आप खुद देखो दाहिने सिरे पे कौन है, दाहिने सिरे पे क्यों बैठा है, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा देश जो है चावल में प्रमुख उत्पादक है, चावल में बताइए कौन सा प्रमुख उत्पादक है, चावल में उत्पादन राज्य है यह चीन है ना। दूसरे क्रम पे कौन आता है, भारत चावल में उत्पादन, और हमारे राज्य में पूछा जाएगा तो पश्चिम बंगाल सबसे आगे आता है, तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ए। अब देखो ब्रह्मपुत्र नदी को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, जमुना नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। यह कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, 80 किलोमीटर दूर की स्थित जो है चेमयुंग डुंग हिमानी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो या सांपू नाम से जाना जाता है ना। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। अगला देखिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बताइए, तो सबसे हाईएस्ट इसमें कौन सी है, आप ये देख रहे होगे लेकिन ये नहीं है, कौन सी है, तो बताओ कौन सी है, 8,848 वाली है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए है, 8,848 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है हमारा, माउंट एवरेस्ट को आप बताओ कि नेपाल में क्या कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, सागरमाथा। देखिए पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा जो है पानी से ढका हुआ है, बताइए कितना ढका हुआ है, तो ये एक पृथ्वी हमारी, ये कितना हिस्सा ढका हुआ, मात्र एक भाग पे हम लोग रहते हैं, ये 3 भाग पूरे पानी से ढका हुआ है, तो आंसर क्या बनेगा बताइए, 3/4। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर सी है ना, 71% जल से घिरा हुआ है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, कौन सा जीव है बताइए, तो वह है गंगा डॉल्फिन, जो कहाँ सिर्फ भारत में ही मिलती है। आंसर बनेगा बी। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय कब घोषित किया गया, अक्टूबर 2009 में घोषित किया गया। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो कहाँ पे है, यह बिहार के भागलपुर जिले में है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, पटना में है, बिहार की राजधानी। अगला देखिए,
धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? तो यह है नर्मदा नदी पे। आंसर बनेगा ये नर्मदा नदी पे है धुआंधार जलप्रपात, है ना। भेड़घाट जो जलप्रपात जबलपुर के पास मध्य प्रदेश में है। भारत का जो है कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 455। यह भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है ना। अगला देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक माना जाता है? स्पेस प्रोग्राम का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर बनेगा सी, विक्रम साराभाई को माना जाता है। आंसर सी बनेगा। अंतरिक्ष, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन जो 1962 में प्रसिद्ध जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया गया था। अगला है, महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? बताइएगा कौन सा सही है। तो आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, गरुड़ शक्ति जो होती है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया में सही है। ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में होती है। कोंकण जो है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, और डेजर्ट एक बच गया ना, डेजर्ट ईगल जो है भारत और वियतनाम के बीच में, भारत और वियतनाम के बीच में होती है डेजर्ट ईगल जो है ये भारत और वियतनाम नहीं, भारत और यूएई के बीच में होती है ना, भारत और यूएई के बीच में। तो ये भी गलत दिया हुआ है। अगला देखिए, अगला कह रहा है क्या, अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था कोलकाता में। आंसर बनेगा बी, कोलकाता में किया गया था। राइट आंसर बनेगा बी, 8 जनवरी 2024 को कोलकाता में संपन्न हुआ है। अगला देखिए, कह रहा है कि 2024 में यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति में कौन सा सत्र की मेजबानी की अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया है? कौन सा सत्र का अध्यक्षता किया गया है? तो आंसर बनेगा बी, 46वें सत्र का अध्यक्षता। आंसर बी बनेगा। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 का। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जल जीवन मिशन योजना किस जो है वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था? तो किस वर्ष को घोषित किया गया था? तो 1920 में। आंसर बनेगा ए, 2019 से 2020 में वित्तीय बजट के केंद्रीय बजट में घोषित किया। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल जीवन मिशन योजना का घोषणा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम नक्षत्र सभा कहाँ पर आयोजित किया गया था? कहाँ पर? तो आंसर बनेगा सी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड सरकार 1 से 2 जून 2024 को पहाड़ों की रानी जो है मसूरी में नक्षत्र सभा नामक जो है भारत का पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम का आयोजित किया गया था। तो आंसर करेक्ट सी बनेगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। कह रहा है क्या कि देश के सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? कहाँ पर किया गया बताइए। तो आंसर बनेगा राइट आंसर बी, द्वारका। कहाँ पे पड़ता है द्वारका? गुजरात में। तो राइट आंसर बी बनेगा। 25 जनवरी 2024 को। कब? तो 25 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ की खाड़ी में भारत के सबसे लंबे केवल रुके पुल सुदर्शन हेतु जो है उद्घाटन किए हैं। इसे सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेट में। जब तक के लिए धन्यवाद।